हमारे ग्रंथों में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी साइंटिफिक हैं। तो जैसे विष्णु पुराण में एक कहानी है राजा रुक्मी की। तो राजा रुक्मी की कहानी में क्या होता है कि वो ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी से मिलने के लिए कहते हैं। तो ब्रह्मा जी उस समय कोई कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है राजा रुक्मी को। तो थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा बताइए कि क्या आपकी मैं सहायता कर सकता हूँ। तो राजा रुक्मी बोलते हैं कि ऐसा है कि मृत्यु लोक में मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ योग्य वर देखे हैं, तो आपसे मुझे कंसल्ट करना है कि मैं किससे अपनी बेटी की शादी करूं। और राजा रुक और ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि देखिए जितने क्षण आपने ब्रह्मलोक में मेरी प्रतीक्षा की, उतने में मृत्यु लोक में कितने ही कल्प और युग बीत गए, कि समय की गति में ब्रह्मलोक और मृत्यु लोक में अंतर है। तो ये देखिए ये कहानी विष्णु पुराण में काफ़ी पहले से लिखी गई हुई है। और ऐसी एक और कहानी है राजा मुचुकंद की, जो कि इंद्रलोक में थे और वो एक जंग में थे, वॉर में थे, युद्ध में थे। और जब वो युद्ध से वापस आए तो उतने में उनका सब जो मृत्यु लोक में उनके जो परिवारजन थे, दोस्त थे, सब खत्म हो गए। तो ये जो समय की गति का जो रिलेटिविटी है कि समय की गति में मृत्यु लोक में और ब्रह्म लोक में अंतर है, ये कॉन्सेप्ट विष्णु पुराण में और बाकी अलग पुराणों में काफ़ी देर से लिख रखा है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे और आप विकिपीडिया में जाके सर्च टर्म डालोगे टाइम डायलेशन, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि आइंस्टाइन ने 1919 में डिस्कवर किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि विष्णु पुराण तो 1919 से पहले का है, राइट? और उसमें टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी। और आपने वो मूवी देखा होगा मैथ्यू मैककॉनॉहे का, इंटरस्टेलर। और इंटरस्टेलर में क्या था कि मैथ्यू मैककॉनॉहे एक ब्लैक होल होता है बहुत बड़ा, gargantua, तो उसके आसपास घूमते हैं एक प्लैनेट के पास जाने के लिए। तो उनको सिर्फ 15 मिनट लगते हैं वहाँ पे, और उनको 15 मिनट लगते हैं, लेकिन जो उनका साथी दूर खड़ा होता है उस ब्लैक होल से, उसके लिए शायद 50 साल बीत जाते हैं वो। तो जब वो वापस आते हैं तो दैट गाय इज़ ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, और जबकि उनके लिए सिर्फ 15 मिनट बीते होते हैं, राइट? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन की समय की गति में अंतर होता है रिलेटिवली। तो ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हमारे पुराणों में काफ़ी मेंशन्ड हैं। अब जैसे हर हिंदू बच्चे को जनरली एक वो आता होता है, हनुमान चालीसा आता होता है। और हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, राइट? तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आप एक हिंदू हो और आपको हनुमान चालीसा भी आता है, कि युग क्या है और सहस्त्र क्या है और योजन क्या है और भानु क्या है, तो आप काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप युग को सहस्त्र क्या होता है, हज़ार को बोलते हैं सहस्त्र, एक 1000 को। और योजन क्या होता है, और योजन इज़ अ डिस्टेंस मेट्रिक, राइट? 11.2 और 11.3 किलोमीटर ऐसा करके कुछ होता है। तो अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 153 मिलियन किलोमीटर्स, विच इज़ द डिस्टेंस टू द सन फ्रॉम द अर्थ। अप्रॉक्सीमेटली इतना है, 149 मिलियन और 153 किलोमीटर्स के आसपास। तो अब अगर आपको स्कूल में किसी बच्चे से पूछा जाए, किसी हिंदू बच्चे से, कि धरती से सूर्य का रास्ता कितना है, उसको पता नहीं है उसका उत्तर। लेकिन अगर उसको बोलो हनुमान चालीसा बोलने को, तो वो ये लाइन रट देगा, युग सहस्त्र योजन पर भानु ले लियो ताहि मधुर फल जानू। तो भानु किसे बोलते हैं? सूर्य को, राइट? अगर आप किसी चीज़ को रटने से पहले उसे समझ लो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने साइंटिफिक उसमें इक्वेशन है। वो लिटरली दिस इज़ अ साइंटिफिक इक्वेशन, राइट? दैट्स टेलिंग यू समथिंग अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। फिर दूसरा एक और चीज़ है हमारे शास्त्रों में, कि जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, सनातन धर्म में, कि जब शादी होती है तो जो दूल्हा होता है और दुल्हन होती है, उनको बोलते हैं कि अच्छा आप ऐसा करो, आप छत पे जाइए और छत पे जाके आप सप्तऋषि की तरफ देखिए, तो आपकी शादी ऑस्पिशियस होगी, ठीक है? अब शादी ऑस्पिशियस कैसे हो जाएगी आप अगर सप्तऋषि को देखोगे तो? और आप डू यू नो लाइक व्हाट सप्तऋषि इज़? सप्तऋषि इज़ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, राइट? बिग डिपर, जिसको हम बिग डिपर या अर्सा मेजर बोलते हैं, सॉरी। तो तो उसको देखने से हमारी शादी ऑस्पिशियस कैसे हो जाएगी? काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये तो अंधविश्वास है। लेकिन उसी सप्तऋषि में एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसको अरुंधति और वशिष्ठ बोलते हैं।
और अरुंधति और वशिष्ठ के केस में क्या होता है कि जो जनरली बाइनरी स्टार्स में एक बड़ा होता है तारा, जैसे सूर्य भी एक तारा है, और इमेजिन करो कि सूर्य से थोड़ा सा छोटा एक और तारा साथ में हो और दोनों ऑर्बिट कर रहे हो। तो जनरली बड़े वाले का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो छोटे वाला उसके आसपास ऑर्बिट करेगा। लेकिन अरुंधति और वशिष्ठ के केस में दे आर इक्वी ऑर्बिट, वन डज नॉट डोमिनेट द अदर, राइट। तो आइडिया ये है कि अगर आपकी शादी हुई है तो आवर एंसेस्टर्स हैव गिवन अस अ लाइफ लेसन फ्रॉम दिस टेंजिबल कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना, कि उसको देख के व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दैट इज़ कि दुनिया में अगर आप अपनी एक मैरिटल लाइफ में एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करोगे, इफ़ बोथ ऑफ यू हैव इक्वी ऑर्बिट अराउंड ईच अदर, अगर आप एक दूसरे के अराउंड घूमोगे जैसे अरुंधति और वशिष्ठ घूमते हैं और कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करता है, तो देन दैट विल बी ऑस्पिशियस फॉर योर मैरिज। तो हमारे पूर्वजों ने एक लाइफ लेसन दिया हमें, ताकि उसको देख के हम कुछ सीख सकें। दे लिटरली ट्रांसलेटेड अ टैंजिबल कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना इन एंड कोडिफाइड इट इनटू अ रिचुअल टू गिव अस अ लाइफ लेसन, अगर हम उसे समझ पाएँ तो। अगर नहीं समझते तो वो अंधविश्वास है, अगर समझते हैं तो वो विज्ञान है, राइट। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक अच्छा जीवन जीने का एक साधन देती हैं हमारे, अगर हम शास्त्रों से देखें तो उसको एक मॉडर्निटी की दौड़ में उसको अंधविश्वास समझ के, उसको ये समझ के कि ये तो पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें हैं, कि हम तो बहुत मॉडर्न लोग हैं, तो वो कोई एक हमारे लिए बहुत अच्छी पहल नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने दुनिया को दी है, विच आर वर्थ अप्रिशिएटिंग। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें भारी हैं, भारतीय नहीं हैं, तो कोई बुरी चीज़ है। दुनिया से जहाँ से भी कुछ सीखने को मिलता है तो सीखिए, लेकिन अपने जो एंसेस्टर्स का ज्ञान और विज्ञान है उसको भी कुछ समझ के उसके बाद उसको इंटरनलाइज करके, रिफ्लेक्ट करके फिर आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि आपको वो चीज़ ठीक है या नहीं, राइट। नहीं तो हमने तो सक्सेस की परिभाषा ही बदल दी है लिटरली। आज की डेट में अगर आप देखो कि बच्चों को सक्सेसफुल किसे बोलते हैं, कि कौन सक्सेसफुल है, वो बस एक ही पैरामीटर उसका रह गया है कि जिसने अच्छा पैसा, जिसके पास अच्छा पैसा है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा घर है, दैट्स द पैरामीटर ऑफ सक्सेस, कि आपके पास मॉनेटरी आपका इंडिकेटर कितना है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि अच्छा वो पैसा आया कहाँ से, क्या उस इंसान में अभी भी विनम्रता है कि नहीं, क्या उस इंसान में अभी भी एक दया भाव है कि नहीं, एक इंटेग्रिटी है कि नहीं, क्या वो करप्शन से आया है, राइट। नोबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चंस। तो इसके बारे में कभी और डिस्कस करूँगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई जस्ट वांटेड टू से आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, उसमें हर एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। अब हर एक चीज़ सच नहीं है, हर एक चीज़ उसमें हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली गलत भी हों, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने लायक हैं। और हमारे एंसेस्टर्स का जो सिखाने का तरीका था ना, वो पेडागॉजिकल मेथड था, जो वो एक लिटरल नहीं था, वो मेटाफोरिकल था। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक ध्रुव की कहानी आपने सुनी होगी, कि विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि ध्रुव की मेडिटेशन से और भक्ति से प्रसन्न होकर उसको ये वरदान मिला कि ब्रह्मांड में तुम्हारी ऐसी जगह होगी कि सप्तऋषि भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, राइट। और ऐसा लिखा हुआ है विष्णु पुराण में। तो अब ध्रुव क्या है? ध्रुव इज़ पोलैरिस, नॉर्थ स्टार, जिसे हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं, राइट। और सप्तऋषि क्या है? यू ऑलरेडी नो कि अर्सा मेजर को बोलते हैं। तो तुम्हें ब्रह्मांड में ऐसी जगह मिलेगी कि सप्तऋषि भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन्स अगर आप अभी भी देखो तो लिटरली अर्सा मेजर हैज़ अ ऑर्बिट अराउंड पोलैरिस। जो बिग डिपर है उसका ऑर्बिट नॉर्थ स्टार के आसपास है। तो वो जो पेडागॉजिकल स्टाइल है वो मेटाफोरिकल है, उसको कहानी बना के एक बच्चे का अवतार दे के और उसकी एक रीजनिंग दे के उसको समझाया गया है, ताकि वो चीज़ इंसान को फिर भूलती नहीं है कि ये क्या हो रहा है, राइट। तो आई वुड से टेक अ क्रिटिकल लुक, लाइक इन योर, जब आप डे टू डे अपना जीते हैं ज़िंदगी, आप नौकरी पे जाते हैं, काफ़ी लोग नौकरी के बाद का समय बेकार कर देते हैं। अगर आप देखो बॉम्बे कॉर्पोरेट लाइफ जो है दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, नौकरी पे जाएंगे, बेचारे सारा दिन तो नौकरी पे बिता देते हैं, रात के 8-10 बज जाते हैं, थक जाते हैं, खाना तक खुद नहीं बना सकते, किसी के पास सर्वाइवल स्किल्स नहीं है, सब मेड्स के ऊपर रिलाइड डिपेंडेंट है।
और उसके बाद वो सब अगर कहीं जाते भी हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो या शराब पीने जाते हैं या बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या चलो घूमने चले जाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ एक एक घर पे आके अपनी एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? एजुकेशन का पर्पस होता है अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को एक इंसान के तरीके से एक लेवल पे कॉन्शियसनेस को रेज़ करना। और उसके लिए किसी के पास समय नहीं बचता है हमारे हमारे देश में, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस किसी का है नहीं है, एक बहुत एक्सप्लॉयटेटिव सिनेरियो चल रहा है। तो यू कॉन्शियसली नीड टू टेक टाइम आउट टू ग्रो योरसेल्फ इंटेलेक्चुअली, राइट? नहीं तो आप बस एक नौकरी के नौकर बन के रह जाओगे। तो आई वुड से एक मॉडर्निटी की दौड़ में अपने अपने शास्त्रों को पढ़ने का भी समय निकालिए, उससे कुछ सीखिए। शायद हमारा देश बेहतर हो जाए आपके आचरण से, उससे कुछ सीख के।